हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज जो हम पाठ ले रहे हैं वो है पदार्थों का पृथक्करण। तो हमने जो इकाई 2 लिया था उसमें क्या था? पदार्थ एवं पदार्थों का समूह। तो जब पदार्थों का समूह आया है तो अब उनका पृथक्करण भी सीखना होगा। तो आज हम जो सीखेंगे वो है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता और पृथक्करण की सामान्य विधियां। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसमें मिश्रण, क्योंकि आज हमारा पदार्थ क्या है? पृथक्करण। पृथक्करण तभी होगा ना जब मिश्रण होगा। मिश्रण होगा तभी तो चीजों को अलग अलग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिश्रण है क्या। तो मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है शिकंजी, शरबत का। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है ना, हर घर में बन रहा होगा, सबको पता भी होगा कि शरबत में क्या क्या मिलता है। तो यह एक मिश्रण है किसका? जल का, नींबू का और चीनी। मेन तो यही पड़ते हैं, वैसे तो कुछ इसमें चाट मसाला भी डाल लेते हैं, नमक भी डाल लेते हैं और चीजें भी, पर जो मेन पदार्थ हैं इसके वो ये है। इनसे मिलकर ही जल क्या है? अपने आप में अलग है, नींबू भी अलग है, चीनी भी अलग पदार्थ है, और इन सब ने मिलकर क्या बनाया? एक मिश्रण, जिस मिश्रण का नाम है शरबत। हम और भी उदाहरण देखते हैं मिश्रण के, जो हमारे जीवन में आसपास में हम देखते रहते हैं। जैसे कि वायु। वायु भी क्या है? एक मिश्रण ही है। इसके अवयव कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। चलिए इसका रेशो भी जान लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पर ये क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो शेष बचा हुआ है वो है इनर्ट गैस। अब दूध। दूध भी एक मिश्रण है। दूध में क्या होता है? जल भी होता है, वसा भी, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और विटामिन भी। देखा, इसमें सारे पोषक तत्व हैं, इसीलिए तो इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। समुद्री जल। समुद्री जल भी अपने आप में एक मिक्सचर है। किस किस चीज का? जल का। और विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। समुद्री जल से हमें क्या प्राप्त होता है? नमक। नमक इसी मिश्रण से प्राप्त होता है। कैसे? वो भी हम आगे जानेंगे इसके बारे में। आइसक्रीम। इन दिनों में आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है ना बच्चों को। वो भी किससे मिलकर बनती है? दूध और एवं शक्कर से। इसके अलावा थोड़े एसेंस वगैरह भी इसमें डाले जाते हैं, पर बेसिकली दूध और शक्कर ही होता है इसमें। पांचवा है सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या क्या मिल जाता है? खाना सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन सबसे मिलकर सोडा वाटर बनता है। तो ये सभी उदाहरण किस चीज के हैं? मिश्रण के। चलिए, आप मिश्रण के बारे में अब जान चुके हैं ना अच्छी तरीके से। तो अब आप बताइए, और मिश्रण के उदाहरण दिए गए हैं। चाय दिन रात पी जाती है हमारे भारत में तो चाय। तो चाय में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, भगोने में चाय बन रही है, पानी होता है, पानी में चाय पत्ती डालते हैं और उसमें चीनी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं और सब कुछ डाल के एक मिश्रण तैयार हो गया। और वो क्या है? चाय। आज ऐसा लग रहा है जैसे होम साइंस की भी क्लास साथ साथ में चल रही है। खिचड़ी। खिचड़ी कैसे बनती है? पानी, दाल, चावल, नमक, कई तरह के अवयवों से मिलकर क्या बन गई है? खिचड़ी। बेसन का लड्डू कैसे बनता है? उसमें बेसन, घी और चीनी है ना। ये पदार्थ देखिए, अलग अलग पदार्थ हैं और उन सब ने मिलकर क्या बना दिया है? बेसन का लड्डू, यानी एक मिश्रण इनका बन गया है। पराठा। पराठे में भी आटा होता है, पानी होता है, नमक होता है और घी होता है। और इन सब अवयवों से तैयार होता है पराठा, जो क्या है? अपने आप में एक मिश्रण है। खोए की बर्फी में के अवयव क्या क्या है? खोया और चीनी। तो इस तरीके से आपने कई सारे मिश्रण जान लिए हैं। और भी कोई उदाहरण हो ना आपके मिश्रण के, तो उनको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपने तरह तरह के मिश्रण के उदाहरण देख लिए। हम्म, चलो आगे बढ़ गया ये। अब है शुद्ध पदार्थ। जब मिश्रण को आपने जाना है तो शुद्ध पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अंतर कर पाएंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या है और आखिर मिश्रण क्या है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार
शुद्ध पदार्थ क्या है? जिसमें कि केवल एक ही प्रकार का पदार्थ हो। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर नहीं बनता। शुद्ध पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा हमेशा ही समान होते हैं, यानी वो समान कणों से मिलकर जो बनता है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ। जैसे शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल्स क्या है? सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, नमक है, शक्कर और भी है। इनमें क्या है? ये क्या है? केवल एक ही कण यानी एक ही तरीके के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जैसे कि शक्कर है, आपने देखी है ना कि शक्कर के सभी कण कैसे होते हैं? समान होते हैं। नमक के भी देखे हैं, नमक के भी समान होते हैं। हालांकि इनमें क्या है? ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। आपने शक्कर और चीनी बहुत शक्कर और नमक अपने घरों में देखा ही है कि शक्कर अलग तरीके का है, नमक अलग तरीके का। दोनों के कणों में फर्क है, दोनों की संरचना स्ट्रक्चर में फर्क है। लेकिन ये अपने आप में क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो अब शुद्ध पदार्थ की विशेषता आपको पता चल गई है। तो अब थोड़ा शुद्ध पदार्थ जो तत्व और यौगिक होते हैं ना, ये क्या है? शुद्ध पदार्थ ही है। ठीक है, अभी हम और जानते हैं इनके बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले इनके गुणों के आधार पे हमने इसको बांटा है कणों के प्रकार। कणों के प्रकार के पे देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में जैसे क्या है? ये केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे शक्कर, चीनी, सोना, चांदी है ना, इनमें अलग अलग कण नहीं है, एक ही प्रकार के कण है। पर जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। बना था ना, जैसे चाय में शक्कर के कण मिला दिए गए, पानी के कण मिला दिए गए, नमक के कण मिला दिए गए, नींबू के कण अलग अलग मिले ना, तभी तो मिक्सचर बना। अब संगठन। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का अपना एक निश्चित संगठन होता है। तो शुद्ध पदार्थ में क्या होगा? उनका संगठन हमेशा ही निश्चित होगा। वो अलग अलग जैसे पहले भी बताया ना कि चीनी का संगठन अलग है, नमक का संगठन अलग है। लेकिन वो जब शुद्ध पदार्थ अलग अलग है, जैसे चीनी अलग शुद्ध पदार्थ है तो उसका एक निश्चित संगठन है, नमक एक अलग शुद्ध पदार्थ है तो उसका एक निश्चित संगठन है। अब मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो अपने अवयवों पर निर्भर करते हैं। तो जितने अलग अलग अवयव पड़ेंगे, जो जो अवयव पड़ेंगे, उसी के अनुरूप मिश्रण का भी संगठन हो जाएगा। ठीक है। अब है अवयवों के गुण। शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होती हैं, क्योंकि उसमें अवयव भी क्या है? एक ही प्रकार का तो अवयव है। जैसे कि शुगर है, उसमें चीनी है तो उसमें हमेशा क्या होगा? मीठा ही गुण होगा। नमक है, उसमें नमकीन ही गुण होगा। यानी उनके एक निश्चित विशेषताएं और गुण होता है। लेकिन मिश्रण क्या होता है? वो तो उनके अवयवों पे डिपेंड करता है ना, कि उसमें आखिर मिलाए कौन कौन से हैं। जैसे चीनी है ना, अब वो चाय पीते हैं ना, चाय में क्या हो जाता है कि आप कभी अदरक मिला दो तो एक अलग फ्लेवर आता है, अलग गुण आ जाता है उसका। और उसमें इलायची मिला दो तो अलग है। तो उसमें और भी चीजें आप जो जो मिलाओगे ना, वही टेस्ट आपको मिलेगा। तो उसके जो भी मिश्रण के गुण है किस पर डिपेंड करते हैं? उनके अवयवों पर डिपेंड करते हैं। अब पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति, शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि नमक है, नमक क्या है? शुद्ध पदार्थ है ना, तो उसके अलग अलग से अवयव नहीं दिखते हैं। वो क्या है? एक ही रूप दिखता है उसका, अलग अलग नहीं होता। इसलिए उसको कैसा कहते हैं? उसको समांग कहते हैं। समांग मतलब एक जैसा। आप देखो संगठन देखो ना, जैसे इनमें कि चीनी का संगठन एक अलग है और नमक का संगठन अपने आप में अलग है। जैसे शुद्ध पदार्थ है, देखिए इसमें ये अलग है, उसका एक निश्चित संगठन है। पदार्थ की प्रकृति एक जैसी है। इसमें तो ये थोड़ा तत्व और यौगिक इसमें समझाए गए, जो मैं भी आगे समझाऊंगी आपको। तो पदार्थ की प्रकृति शुद्ध पदार्थ में कैसी होती है? एक जैसी होती है। और शुद्ध मिश्रण में क्या होती है? वो तो अलग अलग अवयव इसमें आते हैं, पदार्थ की प्रकृति इसमें मतलब अलग अलग तरह के मिले होते हैं, तो उस पे ये डिपेंड करती है। जैसे कि शरबत है, शरबत क्या होता है? उसमें आसानी से घुल जाता है। तो ये किस तरीके का मिश्रण बन जाएगा? समांग। और अगर उसमें जल या बालू मिला दी जाए, जल में बालू मिला दी जाए या लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाए, तो क्या होगा? वो मिलेगा क्या उसमें? उसके पदार्थों की प्रकृति क्या एकदम मिक्स हो जाएगी? नहीं मिक्स होगी।
वो अलग अलग रहेगी, तो वो कैसा हो जाएगा, विषमांग मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मिश्रण है वो दो तरीके के हुए, समांग और विषमांग। जबकि शुद्ध पदार्थ में पदार्थ की प्रकृति एक जैसी होने की वजह से वो हमेशा कैसा होता है, समांग होता है। ठीक है। अब जैसा कि उस चित्र में दिखा रहे थे ना, तत्व एवं यौगिक, तत्व और यौगिक समझना बहुत जरूरी है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। तत्व कैसे बना होता है, ये हमने पदार्थ और पदार्थ के समूह में भी पढ़ा था कि जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें कोई अलग अलग, आपने जैसे पढ़ा कि परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है। परमाणुओं से मिलके क्या बनता है, अणु बनता है। तो जो तत्व के अणु होते हैं ना, वो किससे मिलके बनते हैं, वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर वो होंगे कैसे, एक ही प्रकार के। तो वो एक ही प्रकार के होते हैं, तो इसलिए तत्व और उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण भी कैसा होता है, समान होता है। जबकि जो यौगिक है, यौगिक के जो अणु होते हैं वो दो या अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें जो अणु बनते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु। तत्व में क्या था, एक ही प्रकार के परमाणुओं से अणु बनते हैं, लेकिन यौगिक में जो अणु बनते हैं वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, अभी आप समझ जाएंगे, जल है, क्या है, एक यौगिक है। और जल में, जल किससे मिलकर बना होता है, H2O है ना इसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जल। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं। तो ये इस वजह से इनके जो दो अलग अलग मिलके ये बने हैं, तो इनके गुण भी थोड़े अलग हो जाते हैं। यौगिक की ये बात है, जैसे कि आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अपने आप में गैस है, लेकिन जो इससे मिलकर यौगिक बना है वो क्या है, वो एक द्रव है। तो आपको ये बात आ गई होगी समझ में कि तत्व एवं यौगिक क्या है। बस आप मेन अंतर समझ जाइए कि जो तत्व बना होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जबकि जो यौगिक बना होता है वो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये बात आपको आ गई है समझ में, तो अब हम आगे बढ़े। अच्छा, इसमें जैसे ना यौगिक पानी दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक की है। क्यों, वो किससे मिलकर बनी होती है, CO2, C+O2, यानी कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ, मैटर, ये तो ये टेबल आपको अच्छे से समझनी है। ये दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो है शुद्ध पदार्थ में और एक है मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और मिश्रण मिक्सचर्स। तो अब प्योर सब्सटेंस भी दो में बटा हुआ है, एलिमेंट और कंपाउंड में, यानी तत्व और यौगिक, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। और जो मिक्सचर है वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब एलिमेंट को चित्र से देखते हैं, अभी हम समझ तो बहुत चुके हैं। देखिए आप इसमें देखिए, परमाणु किस तरीके के हैं, एक ही प्रकार के, यानी एलिमेंट किससे बना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके अणु किस कैसे हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं के। अब जबकि आप यौगिक देखिए, यौगिक में क्या है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु मिले हुए। देखिए चित्र से ना अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें एक जैसा ही है कलर, तो इसका मतलब एक ही प्रकार के परमाणु है। इसमें कलर अलग अलग है, तो यानी ये एक से ज्यादा प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है यौगिक, कंपाउंड। अब मिक्सचर में देखते हैं, होमोजीनियस, ये देखिए ये सब मिक्स हो गया है, क्योंकि पानी में जैसे शरबत हमने बनाया था ना, पानी में नमक और चीनी घोल लिया, या नहीं बनाओ शरबत, आप केवल पानी में चीनी घोल लो तो भी चीनी क्या होती है, अच्छे से घुल जाती है। नमक घोलो, नमक भी अच्छे से घुल जाता है, सारे कण इसके आपस में घुल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण। जबकि देखिए विषमांगी में क्या हुआ है, ये कण कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, ये आपस में घुल मिल नहीं रहे हैं।
जैसे कि अगर हमने जल में रेत मिला देंगे तो कुछ रेत छोटे छोटे कण मिल जाएंगे और मोटे मोटे से ऊपर रह जाएंगे, ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाया? हेट्रोजीनियस। अब मिश्रण के प्रकार यही जो भी हमने आपको बताए थे, इनको और देख लीजिए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से कि समांगी मिश्रण क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। इसको इन्होंने आप ग्लास, एक ग्लास लिया है, एक ग्लास में थोड़ा आधा सा पानी भरा और इसमें ये चीनी के कण डाल दिए। अब चीनी के कण ये देखिए इसमें तो अलग अलग दिख रहा है ना, क्योंकि बस जस्ट डाले ही डाले हैं। फिर इसको चम्मच से घोल दिया अच्छे से। अब देखिए क्या ये इसमें कुछ जल और चीनी अलग अलग दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि ये कैसा मिश्रण हो चुका है? समांगी मिश्रण, घुल चुका है अच्छी तरीके से। तो इसकी परिभाषा देख लें। ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, हम देख नहीं सकते हैं इन्हें अलग अलग, क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जो अवयव है वो समान रूप से ऊपर से नीचे एक होते हैं, अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब विषमांगी देख लीजिए। विषमांगी को उन्होंने एक और नया एग्जाम्पल के साथ समझाया कि ये कागज पर बालू और लोहे की छीलन लें। अब आप इसको देखें तो क्या ये अलग अलग दिखाई देंगे? दिखाई देंगे ना, बिल्कुल दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, ये अलग अलग दिखाई देंगे। बालू अलग दिखाई देगी, लोहे की छीलन अलग अलग दिखाई देगी। और ऐसे जब जल में हमने क्या घोला था? बालू घोली थी तो भी वो अलग अलग दिख रही थी, या उसमें लकड़ी का बुरादा डालेंगे तो भी वो अलग अलग रहेगा, वो मिक्स नहीं होगा। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, ये असमान तरीके से मिश्रण में फैले होते हैं, इसीलिए मिश्रण कैसा एक जैसा सा नहीं दिखता है। तो अब आपने कई तरह से समझ लिया है, तो मिश्रण के गुण आ गए होंगे समझ में। क्या है कि मिश्रण में घटक, घटक मतलब अवयव, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मतलब जो मिश्रण में पदार्थ जो मिल रहे हैं वो क्या है? किसी भी अनुपात में। जैसे हाइड्रोजन में क्या था? H दो थे और H2O, हाइड्रोजन के परमाणु कितने थे? दो थे, तो और ऑक्सीजन का एक ही था। और CO2 में कार्बन का एक था, ऑक्सीजन के दो थे। यानी सब अलग अलग अनुपात में मिश्रण के घटक होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मतलब मिश्रण में जो भी आप मिलाओगे, जैसे आपने शरबत में ही अगर आप चीनी मिलाओगे तो वो क्या देगा? मीठापन देगा। नमक मिलाओगे तो वो नमक का गुण देगा, यानी अपने गुण उनके विद्यमान रहते हैं। अब मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। बस हमारा पाठ यहीं से ही शुरू होता है कि मिश्रण है, उनके जो घटकों को पृथक किया जा सकता है, यानी उनका पृथक्करण किया जा सकता है। तो वो कैसे और क्यों और उसकी आखिर जरूरत क्या है? भाई शुद्धता की जरूरत होती है ना जीवन में। तो अगर कई बार मिक्सचर जो होता है वो नुकसानदायक भी होता है कि उसको अलग करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि चाय है, चाय बनी, चाय में आपने चाय पत्ती भी डाल दी, अदरक भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, आप बताओ पियोगे कैसे? ऐसे पी लोगे क्या? नहीं, उसको पृथक करने की जरूरत पड़ती है। पृथक में क्या हो जाता है? चाय और चाय पत्ती को अलग किया जाता है जिससे कि चाय आराम से पी जाए। और इसकी जो कई अशुद्धियां होती हैं, जो छनी हुई चाय है इसको फेंक देते हैं, भले ही आप उसको किसी और काम में ले आओ वो एक अलग बात है, पर वो पीने के काम में नहीं आएगी, उसको अशुद्धि मान के उसको अलग किया जाएगा। ऐसे चावल से पत्थर बीनना, भाई पत्थर वाले चावल तो कोई नहीं खाना चाहेगा ना, तो उससे क्या करेंगे? पत्थरों को अलग करेंगे। तो अशुद्धियों को हम फेंक लेंगे और शुद्ध चीज को हम खा लेंगे। ऐसे गेहूं से भूसा अलग करना, ये भी क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पृथक्करण क्यों इसमें आवश्यक है? भाई लाभदायक अवयवों को पृथक करना। लाभदायक क्या है? लाभदायक तो वैसे इसमें देखा जाए दोनों ही चीजें हैं, गेहूं भी है और भूसा भी है, लेकिन वो अलग अलग लोगों के लिए लाभदायक है। तो हम क्या, हम गेहूं खाते हैं तो हम उसको गेहूं अपने लाभदायक अवयव को अलग कर लेंगे, और जो भूसा है भूसा को अलग कर देंगे। और भूसा कौन खाता है? गाय भैंस बकरी जो भी ये जानवर है, इनके लिए भूसा अलग करके उनको खिलाया जाता है। ऐसे ही समुद्री जल में भी नमक अलग किया जाता है। कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वैसलीन, विटामिन आदि
ये विटामिन आदि अलग करे जाते हैं। इसमें वही मकसद क्या है इनका, लाभदायक अवयवों को पृथक कर देना और लाभदायक अवयवों का जीवन में अलग अलग उपयोग करना। आप समझ रहे हैं ना कि ये सब चीजें क्या है, लाभदायक ही है, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में काम आती हैं। तो जो इकट्ठे होंगे तो वो किसी भी काम में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम उन्हें पृथक पृथक कर देंगे तो वो हम उनसे अलग अलग तरीके का लाभ ले सकेंगे। ऐसे प्रदूषित जल तो पिया नहीं जा सकता है ना, उसमें हानिकारक अवयव भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उससे भी क्या करना होगा आपको, हानिकारक बैक्टीरिया अवयवों को निकाल के पानी को शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाएगा। तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, इसीलिए है कि हम लाभदायक पदार्थों को यूज में लाएं और जो उसमें अशुद्धि है उनको अलग कर दें, या दूसरे भी जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको भी अलग करके उनका अलग से प्रयोग किया जाए। अब है कि पृथक्करण का आधार क्या हो, पृथक्करण कैसे किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर दो चीजें आपस में मिली हुई हो, यानी उनके अवयव क्या है, अलग अलग होंगे, तो पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में नहीं हो। समझ में आया, उसमें मान लीजिए दो अवयव मिले हुए हैं, एक अवयव में कुछ गुण है, एक अवयव में कुछ गुण है, तो आप उसमें एक अवयव के गुण का प्रयोग कर लेंगे तो उसका प्रयोग दूसरा करेगा नहीं, तो वो अपने आप ही उसको अलग किया जा सकता है। इसको भी हम आगे देखते हैं, आपको ये जो शब्द हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल दूंगी तो किसी एक चीज का हो जाएगा, और जबकि हमें सीखना है सभी तरीके का पृथक्करण। तो मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता को ध्यान में रखा जाता है। चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, मतलब इतनी सारी चीजें हैं जिनके आधार पर हम पृथक्करण कर सकते हैं। घनत्व है, आकृति है, आकार है, रंग है, ये सब भी हैं जिनके आधार पर पृथक्करण किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि पृथक्करण कितनी बातों का ध्यान में रख के किया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, है ना। जो इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठोस पदार्थ ही ठोस पदार्थ में मिक्स हो रखे हैं। यहाँ पे मिश्रण किस तरीके का है, ठोस पदार्थों का है। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है फटकना और ओसाना। ये फटकना देखिए, फटकना आपको दिख रहा है, फटकने में क्या है, ये सूप है ना, आपने अपने घर में देखा होगा ये सूप इस तरीके का सूप में, यहाँ पे मम्मी को आपने गेहूं चावल आदि साफ करते हुए देखा है। इसमें फटकने में क्या हो जाता है, जो गंदगी होती है, हल्की पदार्थ होते हैं, उनको वो थोड़े से आगे जाके बाहर निकाल आते हैं और पीछे की तरफ साफ पदार्थ रह जाते हैं। ये हल्की अशुद्धियों को दूर करने में काम आता है। जैसे आपके सूप से मम्मी गेहूं और चावल फटक के साफ करती हैं, इस विधि से अनाज में मिली हुई हल्की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो पृथक करने की इस विधि को क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। इसमें से कौन से पदार्थ अलग करे जाते हैं, हल्के ठोस घटक किससे अलग किए जाते हैं, भारी ठोस घटकों से पृथक किए जाते हैं। अब है ओसाना। आप ये ओसाना अच्छे से समझिए, देखिए ये ओसाना जो है ना, खेत में किसान प्रयोग में लाते हैं। कि क्या इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा ऊंची स्थान पे, जैसे यहाँ पे स्टूल पे महिला को खड़ा किया है, तो किसी भी ऊंचे स्थान पे खेत में वो आपने देखा होगा वो लकड़ी का ऐसा बना लेते हैं ना, उसके ऊपर फटक उसके ऊपर खड़े होके ये काम किया जा सकता है। कि खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते हुए देखा होगा। किसान क्या करता है, भूसा युक्त अनाज, भाई अनाज में क्या होता है, जब फसल उगती है तो उसमें भूसा भी मिक्स होता है, ले ऊपर स्थान पर खड़ा हो जाता है, फिर उसको ऐसे ऐसे हिलाना देखिए शुरू करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भारी गेहूं के कण है वो तो पास में गिरते हैं, क्योंकि भारी होने की वजह से वो दूर जा नहीं पाते हैं, और जो हल्का भूसा होता है वो हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। वो क्या है, हवा की डायरेक्शन में आगे की तरफ बह जाता है, और भारी कण है वो वहीं पास में गिर जाते हैं। तो पृथक्करण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, ओसाना कहते हैं। तो ये क्या थे, ठोस से ठोस को पृथक करना। चलिए अब हम और देखते हैं, ये है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या है, थ्रेशिंग में आपने खेत और खलिहान, ये आपने देखा होगा, थ्रेशिंग का यूज आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि इससे काम बहुत ही कम टाइम में हो जाता है।
इसमें सबसे पहले करते क्या है, अरहर दाल है, अरहर दाल है, धान है, इसके क्या गट्ठर बनाए जाते हैं। देखिए आप किसान जो है ना गट्ठर बना रहा है, इसमें गट्ठर को क्या करते हैं पहले, क्योंकि वो हरी हरी से पौधे मिलते हैं, उनको धूप में सुखाया जाता है। तो जब वो धूप में सूख जाते हैं फिर उनको किसी भी पत्थर से या लकड़ी के पटरे पर पीटते हैं, मतलब किसी भी कड़ी सी चीज पर उनको खूब पीटा जाता है। पीटने से क्या होता है, वो जो पके हुए कण है वो अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। लेकिन अब थ्रेशिंग के लिए अब ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बहुत इसमें समय भी बहुत लगता है, और आजकल क्या है, समय की सबसे ज्यादा कीमत है, तो अब ये मशीनों की मदद से किया जा सकता है। इन मशीनों से क्या होता है, भूसा अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। अब है बीनना। हैंड पिकिंग में क्या है, ये देखिए, ये तो आपने घर में अपनी मम्मियों को करते ही देखा है ना, कि घर में दाल चावल में किसी में भी क्या होता है, गेहूं कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो उसको मम्मी प्लेट में या किसी भी बड़े बर्तन में रख के लेती हैं और उसको बीन बीन के अलग करती रहती हैं। इसमें जो काफी सारे जो अनुपयोगी पदार्थ हैं वो मिले होते हैं, और कुछ तो काफी कुछ उसी आकृति के होते हैं, तो इसलिए उनको कैसे किया जाता है, हाथ से बीन कर अलग किया जाता है। इसको बोलते हैं बीनना। और चालना, चालना सीविंग, ये देखिए आपको चालना में इतनी बड़ी छन्नी दिखाई दे रही है ना, तो जैसे कि ये चालना बिल्कुल ऐसे ही तो है जैसे हमने आटा, मम्मी जब घर में आटा छानती है मारने के लिए, कि रोटी बनाएंगे तो उससे पहले मार उसको छान देती है, जिससे कि जो मोटी मोटी भूसी है वो अलग हो जाती है और पतला आटा रह जाता है, और उसको वैसे हालांकि अब ना मना करते हैं, कई घरों में अभी बंद भी है, क्योंकि जो उसमें जो हल्का सा चोकर है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, फाइबर है वो, तो अब नहीं अलग करते हैं, लेकिन गांव में आज भी अलग किया जाता है। वैसे तो अगर आपकी मम्मी आपकी बात माने तो उनको बोलिए कि चोकर को अलग करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल है जैसे कि मकान बनते समय आपने देखा है ना, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी छलनी सी वो लोग रखते हैं, तो मकान बनाते समय बालू को क्या करते हैं, बालू को छानते हैं। इस प्रक्रिया में महीन बालू को अलग कर दिया जाता है, और उसमें जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं वो जाली में ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही चालना कहते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न आकार के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृति के छिद्र वाले चालना प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब ये जो चालना है ना, इसमें जो जाली लगी होती है ये विभिन्न आकृति की, अगर आपको बहुत पतला छानना है तो पतली छलनी लगी होती है, अगर थोड़ा मोटा छानना है तो थोड़ा मोटी छलनी वाला आप चालना ले सकते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। ये सब्लिमेशन आपने कहाँ देखा है, ऊनी कपड़ों में वो जो मम्मी वाइट वाइट गोलियां रखते हैं ना, उनको नैफ्थलीन की गोलियां कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि नैफ्थलीन की गोलियां जैसे मौसम बदलता है, कि मान लीजिए सर्दियां आई, सर्दियों के बाद हम जब रखते हैं तो वो ऊनी कपड़ों के साथ मम्मियां कुछ कुछ नैफ्थलीन की गोलियां रख देती हैं, जिससे कि उनमें कीड़ा ना लगे। तो ये कुछ महीनों बाद देखोगे ना तो ये छोटी छोटी रह जाती है, क्यों, क्योंकि ये उड़ जाती है, वाष्पीकृत हो जाता है इसमें। तो इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसमें मेन बात क्या ध्यान रखने की, कपूर है ना, कपूर भी इसका एग्जाम्पल है, नौसादर इसका एग्जाम्पल है। अब समझना क्या है कि होता क्या है, ठोस द्रव में बदलता है और द्रव गैस में बदलती है, यही है ना अवस्था परिवर्तन। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में नहीं बदलते। ये जो हमने नैप्थलीन की गोलियां डाली हैं ठोस थी, पर ये द्रव में नहीं बदली, डायरेक्ट किस में बदल गई, गैस में बदल गई। तो जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए, द्रव पदार्थ में ना बदले, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो ये कंपटीशन में बहुत आता है ये प्रश्न, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझ लेना आप। तो अब तो आपने क्या पढ़ा था, ठोस से ठोस को अलग करना। अब हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, अघुलनशील। अघुलनशील मतलब जो घुलते नहीं हो, ऐसे ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। मतलब अब क्या आ गया, द्रव और ठोस आ गए, पहले तो ठोस से ठोस को अलग किया था, अब द्रव से आप ठोस अलग करेंगे, वो भी कैसे ठोस, जो कि घुले हुए ना। इसमें है तल छटीकरण और निथारना, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अच्छा इसमें ना, जैसे तल छटीकरण है, देखिए आप, मैं इससे समझाती हूँ। तल छटीकरण में ये एक गिलास है, एक गिलास में आपने ये बालू लिया, पानी लिया,
पानी लेने के बाद इसमें बालू को मिलाया। अब आप कुछ देर के लिए कुछ मत करो, उसे ऐसे का ऐसे ही रख दो। तो इसमें जो बालू है ना नीचे की तरफ बैठ जाएगी और पानी क्या होता है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। इसको ही बोलते हैं तल छटीकरण। अब क्या होता है कि तल छटीकरण, ये तो थी थोड़ी सी भारी चीज, भारी चीज क्या हो गई, नीचे की तरफ बैठ गई। लेकिन कई बार कुछ हल्की वस्तुएं भी पानी में मिलाते हैं जो कि पानी में ऊपर तैरती रहती हैं। तो यदि पानी में घुली हुई ऊपर तैरती अशुद्धियों के साथ पानी को ऐसे बहा दिया जाए ऐसे, तो इसमें क्या होगा, पानी बाहर की तरफ निकल आएगा। तो इसमें क्या होगा, पानी को और उसको अलग अलग किया जा सकता है। मेन चीज क्या है, तलछटीकरण क्या हो गया कि भारी कोई हमने भारी चीज उसमें मिलाई और वो भारी चीज नीचे बैठ गई और हल्की चीज ऊपर रह गई, ये क्या है, तलछटीकरण। निथारना क्या है, जब हमने उसमें जो डिजोल्व चीज है उसको तो उसमें ही छोड़ दिया और जो पानी है उसको हमने अलग कर लिया, वो क्या कहलाता है, निथारना कहलाता है। और इसमें पानी को अलग कर लेते हैं और हल्की चीज क्या होती है वो उसी में ही रह जाती है। तो इस तरीके से तलछटीकरण भारी चीज के लिए यूज करेंगे और निथारना हल्की चीज के लिए यूज करेंगे। अब है छानना। छानना यानी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, आपने जूस पिया है, मम्मी को कभी जूस निकालते हुए देखा है? फलों और सब्जियों का जब रस पीते हैं तो उससे पहले हम उसके बीज और जो उसका जो उसमें गूदा होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, छानने की विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे घर में चाय भी छानते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसमें जब हम छानते हैं तो गूदा गूदा या मोटा जो भी बीज वगैरह है वो ऊपर की तरफ रह जाता है और उसका जो जूस है वो हम अलग करके उसको पीने के काम में ले आते हैं। यानी जो द्रव में अघुलनशील पदार्थ है वो मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। अघुलनशील चीज कहाँ रह गई, छन्नी में रह गई, और घुलनशील चीज क्या हो गई है, वो नीचे आ जाती है। इसके लिए हम छन्नी का भी यूज कर लेते हैं और ये इस तरीके का एक पेपर भी आता है, फिल्टर पेपर। चलो फिल्टर पेपर के बारे में अभी नीचे बताती हूँ। अभी यहाँ पे ये दिखाया गया है छानना पत्र, फिल्टर पेपर, जो कि देखिए ये यूज किया गया है। ये कैसा होता है, इसको हम, ये ज्यादातर देखेंगे आपने अपने लैब में देखा होगा स्कूल में, ये गोल आकार का होता है और ये किस तरीके के छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों की सहायता से आप जो बहुत बारीक चीज मिली होती है, देखो मोटी चीज तो अलग करी जा सकती है लेकिन जो बारीक चीज के लिए हम इस फिल्टर पेपर को प्रयोग में लाते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण का उदाहरण आपने अपने घरों में देखा है कि जैसे मम्मी है ना दही को मथती है, दही को मथने में क्या होता है, मक्खन मक्खन निकलता है ना, ऐसे ऐसे जब दिखाया गया है ना कि इसको इस तरह से करते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है और नीचे की तरफ क्या रह जाता है, छाछ रह जाता है। तो ये क्यों हो जाता है इसमें, क्योंकि जब हम बहुत ही तेजी से मिलाते हैं, बहुत ही तेजी से उसको चलाते हैं, तो जो हल्का पदार्थ जो दूध में चिकनाई है, क्रीम है, वो कहाँ जाती है, ऊपर हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। और नीचे की तरफ क्या है, थोड़े से भारी कण नीचे की तरफ रह जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मक्खन ऊपर आ गया और जो भारी कण छाछ के हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं। इस विधि को कहते हैं अपकेंद्रण। और अपकेंद्रण किस काम में आ जाता है, ये दूध से मक्खन को पृथक करने के काम में आता है। तो ये तो आपने अभी क्या पढ़ा था, अघुलनशील पदार्थ थे जो कि द्रव से निकाले गए थे। लेकिन कई बार इसमें मैं हेडिंग डालना भूल गई हूँ, ये है अब जो हमारा ये वाष्पन विधि यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें क्या है, घुलनशील पदार्थ ही द्रव में मिले हैं। तो जब घुलनशील पदार्थ ही द्रव में ऐसे मिल जाए अच्छी तरीके से कि अंतर ही ना पता चले, तब हम कैसे करेंगे, उनकी विधियां ये है। वाष्पन विधि, वाष्पन विधि, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इसका उदाहरण वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भाप निकलते हुए बहुत देखी होगी। चलिए इसको हम एक प्रयोग कर लेते हैं कि एक मग लें और एक मग में थोड़ा सा नमक घोल लें। अब इस पानी को खूब गर्म कीजिए, खूब गर्म कीजिए। अब क्या होगा, बीकर का जो सारा पानी है वाष्प बन के उड़ गया। अब बीकर में क्या रह गया, केवल नमक शेष रह गया। तो इसी विधि को जब द्रव वाष्प में बदल गया उसको क्या बोलते हैं,
वाष्पन कहते हैं, यानी द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और ये क्रिया प्रत्येक ताप पर, ये हर एक ताप पर होती है, पर यह है कि अगर आप ताप को बढ़ा देंगे तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होने लग जाएगी। और समुद्र से नमक आपने पढ़ा था ना उस समय की मिश्रण होता है, तो समुद्र से हम जो नमक प्राप्त करते हैं ना, उसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाते हैं? वाष्पन विधि अपनाई जाती है, जिससे कि समुद्र के जल से नमक प्राप्त होता है। अब है आसवन विधि, डिस्टिलेशन। इसको भी समझिए, वाष्पन से ही थोड़ा सा मिलता जुलता सही है, उसी का ही आगे का प्रोसेस सही है। कि इसमें हमने क्या किया, एक धातु की प्लेट ले ली है, देखिए धातु की एक प्लेट है, उसके ऊपर क्या ले लिया है, कुछ बर्फ के पीस ले लिए हैं। अब ये कैटली है, कैटली में खूब गर्म कर लिए कैटली, इसमें से भाप निकल रही है अच्छी तरीके से। अब ये जो भाप है ना, कहाँ लगी है? इस प्लेट में लगी है। अब जब ये इस प्लेट पे गई तो ये क्या हो गया, भाप की जो बूंदे हैं वो इस ठंडी बर्फ की वजह से किस में बदल गई? पानी में बदल गई, द्रव में बदल गई, और हमने इस द्रव को अलग इकट्ठा कर लिया। तो अब ये जो भाप है, भाप का किस में बदलना? द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन। अभी हम ये आसवन समझने से पहले हमें क्या समझना जरूरी है? संघनन समझना जरूरी है। वाष्पन क्या था? वाष्पन था जल का वाष्प में बदलना। और संघनन क्या है? वाष्प का जल में बदलना। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, जल वाष्प थी और वो ठंडी होकर किस में बदल गई? द्रव में बदल गई, जल में बदल गई। तो फिर से इस प्रक्रिया को समझ लीजिए कि जब जल वाष्प में बदलता है तो वो है वाष्पन, और जब वाष्प जल में बदलती है तो वो कहलाता है संघनन। अब इन दोनों को मिल के जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आसवन विधि। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही आसवन कहते हैं। जैसे कि इसमें ये पूरा उदाहरण किसका है? आसवन का। पहले क्या किया, जल का वाष्प बनाया गया ना, यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है? वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है। और फिर ये ठंडी बर्फ की वजह से ये जो भाप है किस में बदल गई? द्रव में बदल गई। तो ये कौन सी प्रक्रिया थी? संघनन प्रक्रिया थी। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? आसवन विधि। इसी तरीके से है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण मैं ना, वैसे मेरा मन है कि मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी क्या है, हम जान लेते हैं कि हमें आखिर क्या क्या चीजें हैं, किस पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं, और वो कौन कौन सी विधि किसके काम में आती है। उसके बाद में हम इनको करके भी देखेंगे, क्योंकि विज्ञान क्या है, हमेशा करके ही सीखने के नाम ही विज्ञान है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर है, बीकर में हमने पानी लिया, लगभग आधा भाग हमने पानी का भर लिया। अब इसमें फिटकरी मिलाई, ठीक है। अब फिटकरी को तब तक मिलाते जाएं इस पानी में जब तक कि फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए, मतलब उसका कैसा बन जाए, संतृप्त विलयन बन जाए, वो उसमें मिलाते रहे हम। अब अब उसको थोड़ा सा गर्म भी कर लें। गर्म करने पर क्या होगा, इसमें फिटकरी और ज्यादा मिलने लग जाएगी, क्योंकि फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाएगी। अब फिटकरी और घुल गई। अब क्या करो, बस अब उस मिक्सचर को बिल्कुल हिलाओ मत, बगैर हिलाए उसे ठंडा होने दो। अब जब कुछ घंटों बाद आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अब आपने क्रिस्टलीकरण, चलिए फिटकरी का उदाहरण दिया है, आपने खुद अपने घर में देखा होगा, मम्मी को चाशनी बनाते हुए देखा है ना, गुलाब जामुन वगैरह की चाशनी बनाती है मम्मी। तो उसमें क्या करते हैं कि चीनी को पानी में मिलाते हैं और गाढ़ा करते हैं और चाशनी बन जाती है। लेकिन उस चाशनी को अगर हमें बाद में लगता है कि चलिए अभी काम में नहीं आ रही है, इसको हम थोड़ा खांड बना देते हैं, तो उसको क्या करना होता है कि उसी को आप और उबालो, जो चाशनी तैयार हुई है ना, उसको और उबाल लो उसको अच्छी तरीके से, उसमें और ज्यादा चीनी मिलाते जाओ। अभी उबालना नहीं है, इसमें और ज्यादा चीनी की मात्रा बढ़ाते जाओ। हमें अभी तो क्रिस्टलीकरण सीखना है ना, वाष्पन नहीं। तो इसमें चीनी की मात्रा जब हम जल में ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, फिर उसके बाद उसको जमने के लिए, ठंडा होने के लिए रख दो, तो आप क्या देखोगे, उसमें चीनी की हमें अब लेयर मिल रही है। यानी ये वाली प्रक्रिया क्या हुई, जो चीनी के हमें शुद्ध क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण
कहते हैं। तो ये था घुलनशील द्रव से घुलनशील पदार्थ, जो घुलनशील द्रव पदार्थ है उसको द्रव से अलग करना। अब दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, दो अमिश्रणीय को कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब तक तो क्या था, ये भी है तो मिश्रण ही, लेकिन ये मतलब ये भी द्रवी द्रव है, दोनों चीज क्या है, द्रव है, पर ये मिक्स नहीं हो रही है आपस में। जैसे कि पानी और मिट्टी का तेल लिया है इन्होंने, इसका प्रैक्टिकल क्या है, इसको आप करके भी देखिएगा कि एक कुप्पी ली है, कौन ली है, और कौन में इन्होंने दोनों चीज डाल दी, क्या डाल दिया, पानी भी और तेल का मिक्सचर डाल दिया। अब आप इस कीप में देखो तो आपको दो लेयर दिखाई देगी। अब इस दोनों लेयर को पहचानो। यहाँ पे आपको याद कीजिए, जो आपने पदार्थ एवं पदार्थ का समूह में विलेयता के आधार पर वर्गीकरण किया था ना, कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, भार के सापेक्ष किया था, उसमें जो हल्के पदार्थ थे वो क्या थे, ऊपर रह जा रहे थे, और जो भारी पदार्थ थे वो जल के अंदर चले जा रहे थे। तो यानी वो किसके, भार के सापेक्ष हमने वर्गीकरण किया था। तो इसमें क्या किया है, मिट्टी का तेल कैसा होता है, पानी से हल्का होता है, तो ये कहाँ रहता है, पानी के ऊपर ऊपर रहता है। तो अब हमने जब पहले इसको दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दिया, अब क्या किया, जो इसका ये स्टॉप कॉक, इसकी जो कॉर्क लगी होती है, उसको हमने खोल दिया, जैसे नल खोल देते हैं ना, ऐसे इसको भी खोल के आपने अपने लैब में ये देखा होगा। अब क्या होगा, इसमें पानी नीचे आ जाएगा, और ऊपर कोन में क्या रह जाएगा, उसमें रह जाएंगे मिट्टी के तेल के कण। इसके मिट्टी के तेल के कणों में थोड़ा बहुत पानी अभी भी रह सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जल जो है अलग हो जाएगा और मिट्टी का तेल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अमिश्रणीय द्रवों को पृथक कर सकते हैं। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण तो स्टार्टिंग में भी आपको ये बताया गया था कि इसको आप लोग करते भी रहते हैं कि एक प्लेट ली, प्लेट में लकड़ी का बुरादा लिया, लोहे की कीलें ली और सुई ली, कई सारी चीजें ले ली। अब उसमें क्या लाए, मतलब कई पदार्थों का मिक्सचर हमने ले लिया और उसमें चुंबक लेकर आए। अब चुंबक किसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, हमेशा लोहे को ही तो करती है, लोहा निकेल कोबाल्ट यही इन्हीं को करती है, लकड़ी वगैरह को तो वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। तो अब जब चुंबक आप यहाँ से लाओगे तो क्या लकड़ी का बुरादा अलग होगा, नहीं होगा, और लोहे की कील क्या होगी, झट से वहां पे जाके चिपक जाएगी, और सुई भी क्या होगी, चिपक जाएगी। तो इससे, और लोहे का बुरादा क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। इसको ना जैसे कारपेंटर काम करते हैं ना, लोहे का बुरादा बनाते हैं और उसमें और काम करते रहते हैं, और उसमें कीलें मिक्स हो जाती हैं, और फिर जब वो कैसे अलग करें, बहुत मात्रा होती है, एक एक कील बीनना तो आसान नहीं है, तो वो मैग्नेट का ही प्रयोग करते हैं, मैग्नेट से वो फट से एक जो भी नुकीली कील और सुई अलग हो जाती है, और अपने लोहे का बुरादा अलग, तो वो आसानी से उसको अपने हाथ से उठा लेते हैं और सुई वगैरह उनको चुभती भी नहीं है। अब है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही अच्छा ये एक्सपेरिमेंट इसका होता है, उसको हम करके भी दिखाएंगे। ये क्या है, आपने अपने आसपास विभिन्न रंग की वस्तुएं देखी हैं, जैसे स्याही वगैरह है ना, स्याही आपने देखी है कैसे रंग की होती है, नीले रंग की होती है। तो हमें लगता है कि जैसे उसका रंग यही है, जैसे स्याही का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग का, पर ये किससे मिलकर बनी होती है, ये कई रंगों से मिलकर बनी होती है। तो इसका पता किससे चलता है, क्रोमेटोग्राफी विधि से हम इसका पता कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, देखिए, एक ये फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर पे एक नीले रंग का निशान उन्होंने लगा दिया है। अब इसको इस पट्टी को इन्होंने एक जार में लिया है, और जार में इस बिंदु से नीचे पानी लिया है। ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल करें तो पानी को थोड़ा सा इससे नीचे की तरफ लेना है। अब धीरे धीरे पानी जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, और पानी के कण जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, इसी के साथ साथ ये रंगों के कण भी ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे, और हमें जो केवल एक रंग दिख रहा होता है, वो अब हमें उसमें विभिन्न रंग दिखाई देने लगते हैं। तो यानी किसी एक मूल रंग में से विभिन्न रंगों को पृथक करना ही क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमने पूरा पाठ अच्छे से समझ लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये पाठ थोड़ा काफी बड़ा पाठ है हमारा, पर है बहुत आसान। इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से इतनी जुड़ी है, जो आप अपने घरों में देखते ही रहते हैं। तो आपको क्या है, थोड़ा तो ज्यादा जानना ही है ना भाई, थोड़ा कम जानने से तो कुछ होना नहीं है। क्या जानना है, लिटिल बिट
एक्स्ट्रा, तभी तो आप किसी ना किसी कंपटीशन में आओगे। तो एक बार रिवीजन कर लें फटाफट से। हमने आज सीखा क्या है कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। शुद्ध पदार्थ किसमें बटा होता है? तत्व और यौगिक में बटा होता है। तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं और यौगिक के अणु दो या दो से अधिक और विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और मिश्रण मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं। अनाज से कंकड़ पत्थरों को बीनना विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। गेहूं से भूसा पृथक करने में फटकना या ओसाना विधि का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं? थ्रेशिंग का भी प्रयोग करते हैं। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों का तलछटीकरण एवं निथारना, छानना एवं अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक करते हैं। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने में वाष्पन, आसवन एवं क्रिस्टलीकरण विधियों का द्वारा पृथक करते हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप द्वारा पृथक किया जाता है, वही वाली कीप जिसमें स्टॉप कॉक नीचे लगी रहती है। और रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको अब अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका है। अपना ज्ञान बढ़ाइए, थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए, ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा ज्ञान लीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी आपको पीछे नहीं ले जाता है, हमेशा ही आगे की तरफ ले जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और एक बार में नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के मिश्रण जुड़े हुए हैं और पृथक अलग अलग तरीके से किया गया है। तो आप इसको बार बार देखिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और स्टडी कैसे करेंगे? लिटिल बिट एक्स्ट्रा। बाय बाय।